हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर एंड साथ ही साथ पॉलिनेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे लेक्चर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। Second question है, how many cells are there in pollen grain and write their names. Question number 3, what is the function of germ pore. Question number 4, from which material exine is formed of. Question number 5, what is the ploidy of the microspore mother cell. तो चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Gynoecium female reproductive part को दर्शाता है. The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary, or may have more than one pistil, multicarpellary. इसमें अगर एक पिस्टल हो तो हम उसे मोनोकार्पेलरी, यदि एक से ज़्यादा पिस्टल हो तो हम उसे मल्टीकार्पेलरी कहते हैं. When there are more than one, the pistil may be fused together, syncarpus, or may be free, apocarpus. जब एक से ज़्यादा पिस्टल हो तथा आपस में जुड़े हुए हों तो सिनकार्पस तथा यदि फ्री हों तो एपोकार्पस कहते हैं. Each pistil has 3 parts. हर पिस्टल में 3 भाग होते हैं जिन्हें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कहते हैं. The stigma serves as a landing platform for pollen grains. Stigma pollen grain के लिए landing platform का काम करता है. The style is the elongated slender part beneath the stigma. Style stigma के नीचे का cylindrical हिस्सा होता है. The basal bulged part of the pistil is the ovary. बेस में उभरा हुआ पिस्टल का भाग ओवरी होता है. Inside the ovary is the ovarian cavity that is called locule. ओवरी के ऊपर ओवेरियन कैविटी जिसे लोक्यूल कहते हैं उसमें होती है. The placenta is located inside the ovarian cavity. ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है. अब आप स्लाइड में देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टल. सबसे पहले है स्टिग्मा, फिर उसके नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है स्टाइल. नीचे का बेस जो कि उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम ओवरी कहते हैं. ओवरी में ही ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल में ही एग होता है, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट. ओवरी के बेस को थैलेमस कहते हैं. अब आप देख रहे हैं जब फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट हो तो वो आपस में फ्यूज हों तो ऐसी ओवरी को हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं. अब आप सिनकार्पस ओवरी में देख रहे हैं स्टिग्मा जो कि सभी में कॉमन है. अब आप देख रहे हैं सिनकार्पस ओवरी. अब जब कितने सारे पिस्टल्स हों और वे आपस में जुड़े हुए ना हों तो ऐसी ओवरी को हम एपोकार्पस ओवरी कहते हैं. एंड अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं. Recall the definition and the types of placentation that you have studied in class +1. क्लास +1 में पढ़ी हुई प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन तथा टाइप्स को याद करिए. प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन ओवरीज में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है. इट इज़ ऑफ मैनी टाइप्स, यह कई तरह का होता है. अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं. ये है मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये है एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये है पेराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. अब आप देख रहे हैं बेसल प्लेसेंटेशन, द मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल. Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiospermic ovule. चलिए अब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझते हैं.
The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. The body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. ओव्यूल एक छोटी संरचना है जो कि फ्यूनिकल की हेल्प से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ओव्यूल की बॉडी का वह भाग जो फ्यूनिकल से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं। Thus, hilum represents the junction between the ovule and the funicle. इस तरह हाइलम ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के जंक्शन को दर्शाता है। Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. प्रत्येक ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव कवर होते हैं जिन्हें इंटेगुमेंट्स कहते हैं। Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Integuments nucellus को घेरते हैं लेकिन टिप पर एक छोटी ओपनिंग पर इंटेगुमेंट्स नहीं होते। इस ओपनिंग का नाम माइक्रोपाइल है। Opposite to the micropylar end is the chalaza, representing the basal part of the ovule. माइक्रोपाइल के उल्टी दिशा में चलाजल एंड होता है जो कि ओव्यूल के बेस को दर्शाता है। Enclosed within the integuments is the mass of the cells called the nucellus. इंटेगुमेंट्स से घिरे हुए सेल के मास को न्यूसेलस कहते हैं। Cells of the nucellus have abundant reserve food material. न्यूसेलस के सेल्स में बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है। Located in the nucellus is the embryo sac और female gametophyte. एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट न्यूसेलस के बीच में होता है। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. एक ओव्यूल में सामान्यतः एक एम्ब्रियो सैक ही होता है जो कि मेगास्पोर से बना होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell, that is MMC, in the micropylar region of the nucellus. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन के न्यूसेलस में एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यह एक बड़ा सेल होता है जिसमें गहरा साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस होता है। चलिए अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं ए टिपिकल ओव्यूल। ओव्यूल में जो एक छोटी सी ओपनिंग आप ऊपर देख रहे हैं उसे माइक्रोपाइलर कहते हैं। इसे हम माइक्रोपाइलर पोल भी कहते हैं। माइक्रोपाइलर पोल के बिल्कुल ऑपोजिट चलाजल पोल है। अब आप देख रहे हैं सेंटर में एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट। अब आप एम्ब्रियो सैक के बाहर वाले सेल मास को देख रहे हैं जिसका नाम न्यूसेलस है। अब आप सबसे बाहर वाली कवरिंग को देख रहे हैं जिसका नाम आउटर इंटेगुमेंट है। आउटर इंटेगुमेंट के बिल्कुल अंदर इनर इंटेगुमेंट है। अब आप देख रहे हैं फ्यूनिकल को जो कि एक स्टॉक है और जिसकी हेल्प से ओव्यूल की बॉडी प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। अब आप हाइलम देख रहे हैं। The MMC undergoes meiotic division. What is the importance of the MMC undergoing meiosis? कि MMC यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में meiosis होती है। मेगास्पोर मदर सेल में होने वाली meiosis की क्या इम्पोर्टेंस है?
Meiosis give rise to haploid megaspores. Hence, meiosis of MMC is necessary to maintain the chromosome number. meiosis से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर को बनाए रखने के लिए meiosis ज़रूरी है. Female gametophyte. In a majority of the flowering plants, one of the megaspore is functional, while the other three degenerates. ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है तथा बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte, that is embryo sac. केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, जिसे कि हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का एक मेगास्पोर से बनना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है. What will be the ploidy of the cells of the nucellus MMC, the functional megaspore and the female gametophyte? Nucellus MMC, functional megaspore तथा female gametophyte के cells की ploidy क्या होगी? Nucellus diploid होता है, megaspore mother cell भी diploid होता है, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड होता है. Let us study the formation of the embryo sac in a little more detail. चलिए अब हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को कुछ डिटेल में पढ़ते हैं. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming the 2-nucleate embryo sac. फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई में बंटता है जो कि ओपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, जो कि एम्ब्रियो सैक को 2 न्यूक्लिएट बनाता है. 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and the later 8 nucleate stages of the embryo sac. 2 लगातार अन्य माइटोटिक डिवीजन होती हैं तथा एम्ब्रियो सैक को 4 न्यूक्लिएट तथा बाद में 8 न्यूक्लिएट बनाती हैं. It is of interesting to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear divisions are not immediately followed by cell wall formation. यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये माइटोटिक डिविजन्स केवल फ्री न्यूक्लियर होती हैं, यानी न्यूक्लियस के डिवाइड होने के तुरंत बाद सेल वॉल नहीं बनती. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. 8 nucleate stage के बाद सेल वॉल बन जाती है जो कि एक टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को बनाती है. चलिए अब हम एम्ब्रियो सैक के डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं और उसकी लेबलिंग करते हैं. आप स्लाइड में देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर. एम्ब्रियो सैक के चलाजल पोल की तरफ 3 सेल होते हैं जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं. एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं. एम्ब्रियो सैक के सेंटर में एक सबसे बड़ा सेल होता है जिसका नाम सेंट्रल सेल है. माइक्रोपाइलर पोल पर एग होता है. एग नंबर में 1 ही होता है. एग की सपोर्ट के लिए 2 सेल्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जिनका नाम सिनर्जिड्स है. सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं. ये एग अपरेटस जो कि एग, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपरेटस मिलकर बनाते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स होते हैं. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स को देखें.
6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called the polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल वॉल से घिरे हुए हैं तथा सेल के रूप में सिमटे हुए हैं। बचे हुए 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं तथा ये सेंट्रल सेल में एग apparatus के नीचे स्थित हैं। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. एम्ब्रियो सैक में सेल्स का अनोखा अरेंजमेंट है। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. 3 सेल ग्रुप में माइक्रोपाइलर एंड पर हैं तथा एग apparatus बनाते हैं। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. एग apparatus में आगे 2 synergids तथा एक एग सेल होता है। The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. Synergids में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. filiform apparatus जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं और वो पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में आने को गाइड करते हैं। 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodals. चलाजल एंड पर 3 सेल होते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. लार्ज सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7-celled. इस तरह एम्ब्रियो सैक मैच्योर होने के बाद 8 न्यूक्लिएट एंड 7-celled स्ट्रक्चर होता है। As both type of gametes, viz. Male and female, are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How it is achieved? फूलों में जैसे कि आपको पता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों ही अगमनशील होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का पास आना जरूरी होता है। ये कैसे होता है? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फूलों में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स एंथर से झड़े हुए पोलन ग्रेन्स का पिस्टल के स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. Pollination करने के लिए flowering plants में बड़े ही विचित्र adaptations होते हैं। They make use of external agents to achieve pollination. Can you list the possible external agents? पौधे बाहरी एजेंट्स का पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उन बाहरी एजेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं? यस, बाहरी पॉलिनेटिंग एजेंट्स में शामिल हैं वाटर, विंड, एनिमल्स। एग्जाम्पल बीज, बर्ड्स, बीटल्स एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पोलन के स्रोत के आधार पर पॉलिनेशन 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप इज ऑटोगैमी। In this type, pollination is achieved within the same flower. Autogamy, इस प्रकार की pollination एक ही फूल में होती है। Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. Pollen grains का anther से उसी फूल के स्टिग्मा पर जाना autogamy कहलाता है। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. साधारण फूलों में जो बाहर को खुले होते हैं तथा जिनके एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ उभरे होते हैं उनमें पूर्ण रूप से ऑटोगैमी रेयर होती है। Autogamy in such flowers require synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that the self-pollination can occur.
इन फूलों में ऑटोगैमी होने के लिए पोलन ग्रेन का झड़ना तथा स्टिग्मा की मैच्योरिटी दोनों एक ही समय पर होनी चाहिए। एंथर तथा स्टिग्मा पास पास होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। सम प्लांट्स सच एज वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स। कुछ पौधे जैसे वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना 2 तरह के फूल पैदा करते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विथ exposed anthers and stigma, and Cleistogamous flowers which do not open at all. चैस्मोगैमस फ्लावर्स जो कि बाकी प्रजातियों के फूलों के समान होते हैं तथा उनके एंथर तथा स्टिग्मा बाहर की तरफ उभरे होते हैं, और Cleistogamous फ्लावर्स जो नहीं खुलते हैं। In such flowers the anther and the stigma lie close to each other. इन फूलों में एंथर तथा स्टिग्मा पास पास होते हैं। When anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. जब एंथर फ्लावर बड्स में बर्स्ट होता है तब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के कांटेक्ट में आकर पोलिनेशन को इफेक्ट करता है। Thus, Cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. इस प्रकार Cleistogamous फ्लावर पूर्ण रूप से ऑटोगेमस होते हैं क्योंकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग स्टिग्मा पर हो इसके चांस नहीं होते। अब आप स्लाइड में वायोला फ्लावर्स को देख रहे हैं जिनमें 2 तरह के फूल उत्पन्न होते हैं। अब आप ऑक्सैलिस फ्लावर्स को देख रहे हैं, इनमें भी 2 तरह के फूल Cleistogamous एंड चैस्मोगैमस प्रोड्यूस होते हैं। अब आप कॉमेलिना फ्लावर को देख रहे हैं। अब आप इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट यानी कि सनफ्लावर को देख रहे हैं। अब आप इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट जो कि कलरफुल है उसे देख रहे हैं। ये देखिए चैस्मोगैमस फ्लावर जिनके कि स्टेमन पैटल सब बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, एंड Cleistogamous फ्लावर जो कि खुलते नहीं हैं। जब तक उनमें पॉलिनेशन नहीं होती Cleistogamous फ्लावर खुलते नहीं। Cleistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. Do you think that Cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plants? Why? Cleistogamous flowers बाहरी पॉलिनेटर्स के ना होने पर भी जरूर बीज बना लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कि Cleistogamy फायदेमंद है या नुकसानदायक? क्यों? Cleistogamy is advantageous as well as disadvantageous. Cleistogamy हानिकारक तथा लाभदायक दोनों ही है। Advantage of Cleistogamy is that it produces seeds even in the absence of pollinators. Another advantage is that it maintains the combination of genetic material of the species and maintain the same character in the variety. Cleistogamy का फ़ायदा ये है कि ये पॉलिनेटर के ना होने पर भी हो जाती है। इसका अन्य फ़ायदा यह है कि ये प्रजातियों के जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन को बनाए रखती है तथा प्रजातियों में करैक्टर्स को मेंटेन करती है। Disadvantage of Cleistogamy is that the plant undergo no variation in its characters, so it may not be naturally selected and hence endanger to be extincted under unfavorable condition. Cleistogamy की हानि ये है कि इससे पौधे में कोई विभिन्नता नहीं आती तथा जिसके कारण इसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाता तथा विपरीत परिस्थितियों में यह लुप्त भी हो सकता है। Geitonogamy, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Geitonogamy, एंथर से पोलन ग्रेन का दूसरे फूल के स्टिग्मा पर लैंड करना जो कि उसी पौधे का है उसे Geitonogamy कहते हैं। Although Geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy.
चाहे जिट्नोगैमी देखने में क्रॉस पॉलिनेशन की तरह पॉलिनेटिंग एजेंट द्वारा होती है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी ही है, क्योंकि पोलन ग्रेन एक ही पौधे के होते हैं। जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। जीनोगैमी, एंथर से पोलन ग्रेन का दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर लैंड होना जीनोगैमी कहलाता है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। केवल यह ही ऐसी पॉलिनेशन है जो कि जेनेटिकली अलग पोलन ग्रेन्स तथा स्टिग्मा में होती है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज टू abiotic, that is wind and water, and one biotic, that is animal agents to achieve pollination। पौधे दो तरह के, abiotic यानी हवा तथा पानी और बायोटिक यानी एनिमल एजेंट्स का पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ज़्यादातर पौधे बायोटिक एजेंट्स का पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। Only a small proportion of plants use abiotic agents। कुछ पौधे ही abiotic agents का इस्तेमाल करते हैं। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के तक पहुंचना एक चांस होता है, दोनों ही विंड तथा वाटर पॉलिनेशन के केस में। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen grains when compared to the number of ovules available for pollination। इस अनिश्चितता तथा पोलन ग्रेन के नुकसान में हुई हानि को भरने के लिए फूल ओव्यूल्स की मात्रा से कई गुना ज़्यादा पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के लिए पैदा करते हैं। Pollination by wind is more common among abiotic pollinators। abiotic pollinators में हवा के द्वारा pollination काफ़ी आम है। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents। विंड पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स हल्के तथा नॉन स्टिकी यानी ना चिपकने वाले होने चाहिए ताकि हवा के झोंके के साथ यह बह सके। They often possess well exposed stamens so that the pollen grains are easily dispersed into the wind currents, and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। इन पौधों के फूलों के स्टेमन्स बाहर की तरफ उभरे होते हैं ताकि पोलन हवा के बहाव में जल्दी बह सके। इन फूलों का स्टिग्मा भी फैदरी यानी पंखों के उभारों जैसा होता है ताकि वे हवा में बह रहे पोलन्स को आसानी से फंसा सके। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। A familiar example is the corn cob। विंड पॉलिनेटेड फूलों में अक्सर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है तथा कई फूल मिलकर एक इन्फ्लोरेसेंस यानी कि कई छोटे छोटे फूल मिलकर जुड़कर अपने आप को एक बड़े फूल का आकार देते हैं। इसका एक उदाहरण कॉर्न कोब है। The tassels you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap pollen grains। Wind pollination is quite common in grasses। जो आप टैसल्स यानी पूछदार पंखनुमा स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो और कुछ नहीं पर स्टिग्मा तथा स्टाइल होते हैं जो हवा में बह रहे पोलन ग्रेन्सों को फंसाने के लिए हिल रहे होते हैं। विंड पॉलिनेशन घासों में अधिक होती है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। आप देख सकते हैं इनमें फैदरी पोलन ग्रेन्स हैं। फैदरी स्टिग्मा देख रहे हैं जिसने कि कई पोलन ग्रेन्स को फंसाया हुआ है। सेम फैदरी स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब आप कॉर्न कॉब के टेसल्स यानी कि स्टिग्मा एंड स्टाइल देख रहे हैं
जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए वेव कर रहे हैं। अब आप फैदरी पोलन ग्रेन्स को देख रहे हैं जो कि हल्के एंड नॉन स्टिकी हैं। ये हैं ग्रासेस जिनमें कि हवा की हेल्प से पॉलिनेशन होती है। Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledonous. फूलों में पानी द्वारा पॉलिनेशन काफ़ी कम होती है। यह केवल 30 जनेरा जो कि मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स यानी जिनमें एक ही कॉटिलिडन होता है यहाँ तक ही सीमित हैं। As against this, you would recall that the water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. इसके साथ ही आपको पता होगा कि लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स तथा ट्रिडोफाइट्स में मेल गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए पानी आम साधन है। It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for the water for the transport of the male gamete and fertilization. ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स के फैलाव का कम होने का कारण यह है क्योंकि उनकी पॉलिनेशन यानी मेल गैमीट के ट्रांसफ़र तथा फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। अब आप स्लाइड में वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स को देख रहे हैं। अब आप वाटर पॉलिनेटेड ट्रिडोफाइट्स को देख रहे हैं। अब आप मोनोकॉट एंड डाइकोट के डिफरेंस को देखिए। मोनोकोट में एक ही कॉटिलिडन होता है तथा डाइकोट में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। मोनोकोट का एग्जाम्पल है मेज यानी कि छल्ली एंड डाइकोट का एग्जाम्पल है ग्राम। Some example of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants use water for pollination. पानी से पॉलिनेट होने वाले कुछ पौधे जैसे वैलिसनेरिया, हाइड्रिल्ला है जो कि ताजे पानी तथा कई समुद्री घासें जैसे कि जोस्टेरा हैं। सभी जलीय पौधे वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। इन अ मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और वाइंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। ज़्यादातर जलीय पौधों में जैसे वाटर हाइसिंथ तथा वाटर लिली में फूल पानी के लेवल के ऊपर आ जाते हैं तथा इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड द्वारा होती है, जैसे कि ज़्यादातर धरती में उगने वाले पौधों में होती है। In Vallisneria, the female flower reach the surface of the water by the long stalk and the male flowers or the pollen grains are released onto the surface of the water. Vallisneria में फीमेल फ्लावर वाटर की सरफेस पर ही एक लंबी स्टॉक यानी डंडी के सहारे पहुंचता है तथा मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन्स पानी की सरफेस पर ही छोड़ दिए जाते हैं। They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. मेल फ्लावर या पोलन पानी के बहाव से पानी की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ अंत में फीमेल फ्लावर या स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं वाटर पॉलिनेटेड वैलिसनेरिया प्लांट को। ये भी है वैलिसनेरिया प्लांट जिसमें कि जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस के ऊपर पहुंच चुका है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर भी उसके आसपास घूम रहा है। अब आप हाइड्रिल्ला वाटर पॉलिनेटेड प्लांट को देख रहे हैं। अब आप जोस्टेरा ग्रास को देख रहे हैं जो कि वाटर से पॉलिनेट होती है। अब आप वाटर हाइसिंथ को देख रहे हैं जो कि पानी की सरफेस के ऊपर होता है और यह इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेट होता है।
अब आप वाटर लिली को देखिए, ये भी वाटर की सरफेस के ऊपर होती है एंड ये भी इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेट होती है। In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. वाटर पॉलिनेटेड पौधों के दूसरे समूह में जैसे सी ग्रासेस, फीमेल गेमीट यानी एम्ब्रियोसैक पानी में डूबा रहता है तथा पोलन पानी में छोड़े जाते हैं। Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. कई स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स लंबे तथा रिबन नुमा तथा पानी के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। उनमें से कुछ स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तथा पॉलिनेशन हो जाती है। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में पोलन ग्रेन गीले होने से बच सके इसीलिए उन पर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। म्यूसिलेज का मतलब है एक जेल टाइप कवरिंग। अब आप स्लाइड में वाटर पॉलिनेटेड सी ग्रास को देख रहे हैं। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? दोनों ही हवा तथा पानी से पॉलिनेट होने वाले फूल ना ही ज़्यादा रंगदार होते हैं तथा ना ही वो नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? This is because the color and the nectar of the flower is to attract the insects, that is biotic pollinators. रंग तथा नेक्टर फूलों में इसीलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बट एज विंड एंड वाटर आर एबायोटिक सो नो कलर एंड नेक्टर फॉर अट्रैक्शन इज नीडेड। जैसे कि हवा तथा पानी दोनों ही एबायोटिक होते हैं इसीलिए उन्हें अट्रैक्शन के लिए कोई भी रंग तथा नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती। Majority of the flowering plants use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds such as sunbirds and hummingbirds and bats are common pollinating agents. ज़्यादातर पौधे पॉलिनेशन के लिए जानवरों का यूज़ करते हैं जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प्स, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स यानी सनबर्ड तथा ह्यूमिंग बर्ड तथा साथ ही साथ बैट्स इसमें आम है। अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जानवरों में भी इंसेक्ट यानी कीड़े डोमिनेंट यानी ज़्यादा पॉलिनेशन कीड़े द्वारा होती है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, आर्बोलियर, tree dwelling rodents or even reptiles, gecko lizard and the garden lizard have also been reported as pollinators in some species. यहाँ तक कि कई बड़े जानवर जैसे कुछ प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, आर्बोलियर रोडेंट्स, यहाँ तक कि रेप्टाइल्स जैसे कि गैको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड को भी कई स्पीशीज में पॉलिनेशन करते हुए देखा गया है। Often, flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें एक विशेष जानवर के लिए विशेष अनुकूलता होती है। Majority of the insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. When the flowers are small, a number of many flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. ज़्यादातर कीड़ों द्वारा पॉलिनेट होने वाले पौधों के फूल बड़े, रंगदार, खुशबूदार तथा नेक्टर से रिच होते हैं। अगर फूल छोटे हों तो कई फूल घेरा बनाकर एक बड़े फूल का रूप ले लेते हैं ताकि उन्हें दूर से ही देखा जा सके। अब आप बी पॉलिनेटिंग फ्लावर को देख रहे हैं, यानी बी देख रहे हैं जो कि फ्लावर को पॉलिनेट कर रही है।
ऐसे ही आप बटरफ्लाई को देख रहे हैं जो कि फ्लावर पॉलिनेट कर रही है। फ्लाई देख रहे हैं जो कि फ्लावर को पॉलिनेट कर रही है। सेम बीटल पॉलिनेटिंग अ फ्लावर, वास्प पॉलिनेटिंग अ फ्लावर, आंट पॉलिनेटिंग अ फ्लावर। अब आप मोथ को देख रहे हैं जो कि फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। अब आप सनबर्ड को देखिए जो कि फ्लावर पॉलिनेट कर रहा है। ह्यूमिंग बर्ड पॉलिनेटिंग अ फ्लावर। अब आप बैट को पॉलिनेशन करते हुए देखिए। लेम्यूर पॉलिनेटिंग अ फ्लावर। आर्बोलियर रोडेंट को भी देखा गया है कई स्पीशीज को पॉलिनेट करते हुए। उसी प्रकार गेको लिजर्ड पॉलिनेटिंग अ फ्लावर। उसी तरह गार्डन लिजर्ड भी कई स्पीशीज को पॉलिनेट करती है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेगरेंस। जानवर फूलों की तरफ रंग या खुशबू के कारण अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो फूल फ्लाइज या बीटल्स द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनकी स्मेल भद्दी होती है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स the flower have to produce rewards to the animal. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. To sustain animal visits, the flower have to produce rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. इन फूलों को एनिमल्स की विजिट को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ रिवार्ड देने पड़ते हैं, जैसे कि नेक्टर तथा पोलन ग्रेन। फॉर हार्वेस्टिंग दीज रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। इन रिवार्ड्स को प्राप्त करने के लिए जानवर एंथर तथा स्टिग्मा के संपर्क में आता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinating flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. जानवर की बॉडी स्टिकी यानी चिपकने वाले पोलन ग्रेन से भर जाती है। जब पोलन लिए हुए जानवर स्टिग्मा के संपर्क में आता है तो यह पॉलिनेशन कर देता है। In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. कुछ प्रजातियों में फूल रिवार्ड्स के तौर पर जानवरों को अंडे देने के लिए सुरक्षित जगहें प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सबसे लंबा फूल अमोर्फोफैलस का फूल जो कि ऊंचाई में 6 फीट का होता है। अब आप स्लाइड में अमोर्फोफैलस लॉन्गेस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर को देख रहे हैं जो कि 6 फीट हाइट का है। A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycles without each other. ऐसे ही एक उदाहरण है जो कि मोथ तथा यक्का प्लांट में होती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन काल पूरा नहीं कर सकते। The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn get pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. मोथ फूल की ओवरी के लोक्यूल यानी ओव्यूल में अंडे देता है तथा इसी बहाने फूल को पॉलिनेट कर देता है। मोथ के लार्वे अंडे से बाहर तब आते हैं जब पौधे में बीज बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप स्लाइड में मोथ पॉलिनेटेड यक्का प्लांट को देख रहे हैं। Why don't you observe some flowers of the following plants or any others available to you? Cucumber, mango, peepal, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana.
आप इन जो ऊपर दिए गए पौधे हैं उन्हें आप देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल विजिट दैम एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर्स। आप देखिए कि इन पौधों के आसपास कौन से जानवर आते हैं, क्या वो पॉलिनेटर्स हैं। यू विल हैव टू पेशेंसली ऑब्जर्व द फ्लावर्स ओवर अ फ्यू डेज एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आपको इन फूलों के पौधों को कई दिनों तक देखना होगा तथा दिन में कई बार देखना होगा। You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visits it. आप ये भी देखने की कोशिश कर सकते हैं कि जो यह फूल हैं तथा जो एनिमल इन फूलों के आसपास होते हैं उनमें कुछ गुण कॉमन हैं या नहीं। Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anther and the stigma, as only such visitor can bring about pollination. आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या कोई विजिटर या कोई एनिमल जो कि इन फूलों के आसपास आता है वह स्टिग्मा या एंथर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि ऐसे ही आने वाले जानवर पॉलिनेशन कर सकते हैं। Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. कई कीड़े पोलन तथा नेक्टर तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर पाते। Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers. इन्हें हम पोलन नेक्टर रोबर्स यानी पोलन या नेक्टर की चोरी करने वाले कहते हैं। You may or may not be able to identify these pollinators. आप हो सकता है कि इन पॉलिनेटर्स को पहचान लें और हो सकता है ना भी, बट यू विल श्योरली इन्जॉय योर एफर्ट्स। बट आप अपनी मेहनत को इन्जॉय ज़रूर करोगे। सो आप लोग ये अपने घर पर ट्राई करें। चलिए अब मैं आपको बोर्ड के लिए जो 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। Some of the dividing meristematic cells of the young ovule modifies themselves into archaesporal cells. ओव्यूल में जब ओव्यूल काफ़ी यंग होता है तो उसमें बहुत सारे मेरिस्टमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे होते हैं और उन मेरिस्टमेटिक डिवाइडिंग सेल्स में से कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके आर्केस्पोरियल सेल्स में बदल जाते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, बाहर डिवाइडिंग मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं और उनमें से कुछ सेल्स ने अपने आप को बदल कर मॉडिफाई करके आर्केस्पोरियल सेल्स में चेंज कर लिया है। द आर्केस्पोरियल सेल्स मॉडिफाइज देमसेल्व्स आफ्टर द पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स टू प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब आर्केस्पोरियल सेल्स चारों तरफ से डिवाइड होकर अपने आप को प्राइमरी पेराइटल सेल्स तथा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आर्केस्पोरियल सेल्स हैं उन्होंने अंदर वाली साइड को अपने आप को स्पोरोजीनस टिश्यू में बदल लिया है और बाहर वाले सेल्स को पेराइटल लेयर में बदल लिया है। The inner sporogenous tissue may directly behaves as megaspore mother cell. जो अंदर वाला स्पोरोजीनस टिश्यू है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है जो कि डिप्लॉयड होता है। द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल ग्रोज इन साइज एंड बिकम लार्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वेक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब जो मेगास्पोर है वो अपने आप को साइज में बड़ा करता है और उसका साइज़ बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहले देखिए माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड, बाहर न्यूसेलस के सेल्स हैं जो डिवाइडिंग मेरिस्टमेटिक सेल्स थे, उन्होंने अपने आप को न्यूसेलस के सेल्स में बदल लिया है। और अब देख रहे हैं अंदर वाली साइड स्पोरोजीनस टिश्यू ने अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में चेंज कर लिया है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड अंडरगोज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स अरेंज्ड इन टेट्राड टू फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड। अब मेगास्पोर मदर सेल पहले माइटोटिकली डिवाइड करेगा, फिर उसमें मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 में
क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। मीन्स मेगास्पोर अब 2 सेल्स में बट जाएगा जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब उन हैप्लॉइड सेल्स में आगे माइटोसिस होगी। मीन्स 2 हैप्लॉइड सेल आगे एक एक और हैप्लॉइड सेल बनाएंगे और एक मेगास्पोर मदर सेल से टोटल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे जो कि टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और उस अरेंजमेंट को हम मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। जैसे कि अब आप देखिए 4 मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुआ, पहले मियोसिस 1 हुई और 2 मेगास्पोर बने जो कि हैप्लॉइड थे। अब वो हैप्लॉइड 2 मेगास्पोर्स ने आगे माइटोसिस की और 4 मेगास्पोर बनाए और अरेंज हो गए, तो हम इन्हें कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड। अब जैसे देखिए पहले माइक्रोपाइलर एंड और 4 मेगास्पोर जुड़े हैं तो मेगास्पोर टेट्राड। इन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट एंड ओनली 1 ग्रोज इन साइज। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक का मतलब है कि 4 स्पोर्स में से केवल एक स्पोर, मोनोस्पोर मीन्स 4 स्पोर्स में से एक स्पोर ही आगे डेवलप होगा और बाकी के 3 नष्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है बड़ा वाला वो आगे साइज में बड़ा हो रहा है और जो ऊपर वाले 3 हैं वो डीजनरेट हो गए हैं, मीन्स वो नष्ट हो गए हैं। The nucleus of the megaspore undergo mitotic divisions to form 2 nuclei. They are pushed towards the poles because of the vacuole formation. मेगास्पोर के न्यूक्लियस में आगे डिवीजन हुई। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस अब डिवाइड होगा और वो 2 न्यूक्लियस बनाएगा। मतलब उसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई और दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स की तरफ, मतलब एक चला जाएगा माइक्रोबाइलर एंड की तरफ और एक चला जाएगा चलाजल एंड की तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर में वैक्यूल बन चुका है। द मेगास्पोर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई स्टेज। मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर आगे डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई स्टेज में बदल जाएगा, 4 एट द चलाजल एंड एंड 4 एट द माइक्रोबाइलर एंड। मेगास्पोर के एक न्यूक्लियस जो है वो चलाजल एंड की तरफ है और दूसरा न्यूक्लियस माइक्रोबाइलर एंड की तरफ। वहाँ पर चलाजल एंड की तरफ, माइक्रोबाइलर एंड की तरफ दोनों न्यूक्लियस पहले माइटोसिस करके डिवाइड होंगे, 2 बन जाएंगे, फिर वो फिर से दोनों डिवाइड होके 4 बनेंगे। इस तरह माइक्रोबाइलर एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे और चलाजल एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। अब आप देखिए पहले 2 हैं, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। अब 3 सेल्स चलाजल एंड की तरफ रह गए, 3 सेल्स माइक्रोबाइलर एंड की तरफ और 2 सेंटर में। जो माइक्रोबाइलर एंड की तरफ 2 सेल्स हैं उन्हें सिनर्जिड्स कहा और उनके साथ जो तीसरा सेल है वो है एग। उसके साथ ही सेल वॉल बन चुकी है, न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल बन गई। अब बड़ा वाला सेल सेंट्रल सेल है। सेंटर के जो 2 न्यूक्लियस हैं उनका नाम पोलर न्यूक्लियाई है और चलाजल एंड की तरफ के 3 सेल्स वो एंटीपोडल्स हैं। द न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म्स द एग अपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के जो न्यूक्लियाई हैं वो एग अपरेटस बनाते हैं, दैट इज 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग। एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं तथा एक एग होता है। द अदर 3 एट द चलाजल एंड फॉर्म्स द एंटीपोडल सेल। और जो 3 न्यूक्लियाई चलाजल एंड की तरफ होते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। The 1 nuclei from the chalazel end and the other from the micropylar end pushed towards the center. एक चलाजल एंड से न्यूक्लियाई और एक माइक्रोपाइलर एंड से न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। दिस फॉर्म्स द पोलर न्यूक्लियाई और ये पोलर न्यूक्लियाई को बनाते हैं। दे मे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई बाय फ्यूजिंग। अगर दोनों न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई अगर दोनों आपस में जुड़ जाएं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दें, सो उसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। Thus the development of the female gametophyte takes place. इस तरह फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। अब हम एक बार फिर से एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। सो आप देख रहे हैं चलाजल एंड की तरफ है एंटीपोडल सेल्स जो कि 3 हैं। अब आप सेंट्रल सेल में
दो न्यूक्लियाई देख रहे हैं जिनका नाम पोलर न्यूक्लियाई है। अब आप सेंट्रल सेल को देखिए। अब आप एग को देखिए जो कि माइक्रोबाइलर एंड की तरफ है। दो अन्य सेल हैं जिनका नाम सिनर्जिड है। सिनर्जिड से ही फिलीफॉर्म अपरेटस जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनेट हुआ है। माइक्रोबाइलर एंड की तरफ है एग अपरेटस यानी कि एग, सिनर्जिड तथा फिलीफॉर्म अपरेटस, और एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड की तरफ है। इसके साथ ही हमारा फीमेल गेमेटोफाइट एंड पॉलिनेशन का टॉपिक खत्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 में हम अगले टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो अब आप कमेंट्स में जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स कमेंट में पॉजिटिवली टाइप करें ताकि इससे आपकी रिवीजन हो और मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट्स जो लेक्चर देख रहे हैं और यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।